जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हरप्रीत सिंह और डेली डिफेंस डोज की 6th वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि डेली डिफेंस डोज की वीडियोस आपके एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एफकेट जैसे एग्जाम्स में आने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड होती है। प्लस जो एडिशनल कॉन्सेप्ट वहाँ पर जो न्यू एडअप होता है, न्यू पैटर्न सेट होता है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके ऊपर बेस्ड होती है। हमारा आज का वीडियो फिजिक्स से रिलेटेड है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए। कह रहा है क्वाइल ऑफ 16 ओम रेजिस्टेंस इज ट्विस्टेड इनटू अ फॉर्म ऑफ सर्कल। एक क्वाइल थी, उसको हमने एक सर्कल का फॉर्म दे दिया, ठीक है। तो एक 16 ओम प्रतिरोध के एक तार को हमने एक वृत्त का शेप दे दिया। अब वो कह रहा है वृत्त के किनारों के बीच में आपका क्या प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस बिटवीन द एजेस ऑफ द डायमीटर क्या होगा। तो अगर मैं बताऊं तो आपने 12th क्लास में जब करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा वाला चैप्टर पढ़ा था तो वहां पे ये फॉर्मूला पढ़ा था कहीं, R इक्वल टू रो एल बाई ए। अब R किन किन चीज़ों पे निर्भर करता है। R निर्भर करता है रेजिस्टिविटी पे, लेंथ पे, एरिया पे, मतलब प्रतिरोधकता पे, और उसकी लंबाई पे, उसके एरिया पे, और साथ में एक चीज़ और दे रखी है, ज्योमेट्री, शेप पे भी चेंज करता है। जैसे ही आप शेप चेंज करते हो तो दो किनारों के बीच में जब आप रेजिस्टेंस पूछते हो तो वहां पे क्वेश्चन का आंसर कुछ अलग देखने को मिलता है। दैट्स वाई एयरफोर्स और नेवी ने 2019 में सेम ईयर में ये क्वेश्चन को रिपीट करा 2 से 3 बार अलग अलग प्रैक्टिस सेट में। डाटा चेंज था, कभी वो स्क्वायर की शेप में दे देता था आपको, ठीक है, कभी सर्कल की फॉर्म में पूछता था, कभी हेक्सागन बना के पूछता था। तो इन सभी का आंसर हम देखते हैं। पहले मैं जर्नल मेथड बता देता हूँ आपको इसका। तो जैसे ही मैंने इसको इस तरह से सर्कल की फॉर्म में मोड़ा, ठीक है, मान लेते हैं उसकी पूरी लेंथ क्या थी, एल। आर इक्वल टू होता है रो एल बाय ए। आपको पता है रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। हर मटेरियल की प्रतिरोधकता अलग होती है, रेजिस्टिविटी अलग होती है, तो ये चेंज होगा नहीं, ठीक है। सर्कल्स बनाने की वजह से उसके एरिया पर भी बिल्कुल माइन्यूट फर्क पड़ता है। जब चीज़ों को आप मोड़ते हो तो एरिया पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट आपने जैसे ही आपने उसको मोड़ा और आप बोले उसके डायमीटर, उसके व्यास के किनारों के बीच में प्रतिरोध बताओ, तो ये लेंथ L/2 हो गई, ये लेंथ भी L/2 हो गई। मैं जर्नल मेथड बता रहा हूं, उसके बाद आप इसको किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहां से मैं बोल सकता हूं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जो प्रतिरोध होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आपके लंबाई के। तो लंबाई अगर आधी हो गई है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गई होगी, प्रतिरोध भी क्या हो गया होगा आपका, आधा। और आपको साफ पता है ये किस में आ गए हैं, अब पैरेलल में आ गए हैं, पार्श्व क्रम में आ गए हैं। आपका सीरीज मतलब श्रेणी क्रम और पैरेलल मतलब पार्श्व क्रम। तो अब ये देखो, ये R/2, ये R/2 आपको पैरेलल में जोड़ना आता है, कितना हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 विच विल बी इक्वल टू, ये R/2 कर दोगे, यहां से भी R2 कितना है, ये भी R/2, ये 2 कहां चला जाएगा ऊपर, तो 2/R प्लस 2/R, आंसर कितना आया 4/R। अब इसको पलटोगे तो जैसे ही आप पलटोगे तो आरपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, R/4। और आर दे कितना रखा था 16, 16/4, आंसर आया आपका 4 ओम। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो राइट आंसर क्या है, 4 ओम। अब कभी भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिले जैसे सर्कल, तो आप याद रखना कि आंसर आएगा R/4। आपको दिया 16, आप लिखो 4, आपको दिया 12, आंसर आया 3, आपको दिया कितना 20, तो 20/4 कर दो, आंसर आया 5। तो ये जर्नल फार्मूला मैंने आपको बता दिया इस क्वेश्चन का। तो राइट आंसर आपका क्या आता है, R/4 से आता है। और क्यों आया उसका रीजन भी बता दिया था मैंने कि आर इक्वल टू क्या होगा, रो एल बाय रो चेंज नहीं होगा, एरिया चेंज नहीं होगा, ज्योमेट्री की शेप, ज्योमेट्री चेंज हो गई, उसकी शेप चेंज हो गई। दैट्स वाई रेजिस्टेंस का चेंज होना जरूरी था वहां पे, ठीक है। आप इस वायर की हेल्प से आप स्क्वायर बना सकते हो, एक वायर की हेल्प से आप क्या बना सकते हो, हेक्सागन, कोई भी 2D फिगर बना सकते हो कुल मिलाकर के, ठीक है। प्लस आप लोगों से गुजारिश है कि भाई आपको वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर करा करें, उसमें कंजूसी ना करा करें, और इन वीडियोस को शेयर करें मैक्सिमम, ठीक है। मेरा एक सिंगल मोटिव है कि आप तक एक राइट एजुकेशन मिल पाए, आप लोगों को राइट क्वेश्चंस मिल पाए जिस पैटर्न पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्योंकि यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा मटेरियल भरा हुआ है और छोटे छोटे क्वेश्चन डाल देते हैं कि ऐसा एग्जाम में आता है, बट अब कट ऑफ लिस्ट हाई जाती है, आपको भी पता है। दैट्स वाई क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होगा, ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल चेंज होगा। दैट्स वाई यू हैव टू चेंज योर लेवल आल्सो, ठीक है। आपको भी अपना लेवल बदलना पड़ेगा, बूस्ट अप करना पड़ेगा, खुद को अपने लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। और लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, आप खुद को मैक्सिमम टाइम दो इस चीज़ में।
ये भी अगेन मैक्सिमम बच्चे गलत करेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि अभी उसका रीज़न बताता हूँ मैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि द वेट ऑफ ए बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस इज 72 न्यूटन। अर्थ के सरफेस पे, अर्थ की सतह पर किसी बॉडी का जो भार है वो 72 न्यूटन का है। तो अगर आप अर्थ की सतह से r/2 ऊपर चले गए हो तो आपका भार बताओ कितना होगा। ठीक है, तो आप जनरली आपने 11वीं क्लास में जब गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर पढ़ा, ग्रेविटी वाला चैप्टर, तो वहाँ पे एक डेरिवेशन आया था इस तरह का कि आप ये अर्थ की सतह से h हाइट ऊपर चले जाते हो, ठीक है, h लंबाई ऊपर चले जाते हो, तो आपकी जो भार है उस पर क्या फर्क पड़ता है। तो मैं एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि आप जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हो तो आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, आँख और कान में से खून निकलने का डर रहता है। अगर आप पहाड़ी इलाकों पे चले जाते हो, पहाड़ी इलाकों में आपका क्या होता है, पहाड़ी इलाकों में आपका, आप सिंपल बोल देते हो कि भाई प्रेशर कुकर यूज़ करना पड़ता है सब्जियों में। उन सभी का रीज़न एक ग्रेविटी है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ही है। ठीक है, अगर गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो एटमॉस्फेयर गैसेस दूर दूर चली जाएंगी। जैसे जैसे आप हाइट पे जाते जाते हो गुरुत्वाकर्षण बल कम होता जाता है ग्रेविटी की कम होने की वजह से। ठीक है, और जैसे जैसे ग्रेविटी कम होती है गैसेस दूर होती चली जाती हैं। तो ये एक सिंगल रीज़न हुआ कि आपको ऊपर जाने में सांस में तकलीफ हुई, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया। अब जब और गैसेस भी कम हो गई तो प्रेशर भी कम हो गया। प्रेशर इक्वल टू ρ g h होता है। प्रेशर कम हो गया, एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब कम हो गया, इसलिए आपको यूज़ करना पड़ता है किसका, प्रेशर कुकर्स का। ठीक है, मैं आता हूँ अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा था कि हाइट के साथ आप डेरिवेशन लिखते हो ये 1 - 2h/r। बट बेटे आप मोस्ट ऑफ बच्चों को ये नहीं पता कि ये एक लिमिटेशन वाला फार्मूला है। एक्चुअल फार्मूला आता है g हाइट h = g r डिवाइड बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। आप यहाँ से r दोनों साइड से कॉमन ले लो तो आपको कुछ इस तरह का फार्मूला मिलता है। ठीक है, आप यहाँ पे बाइनोमियल लगाते हो, बाइनोमियल लगाओ तो क्या बनेगा -2। अब इसको खोलते हो तो ऊपर वाला फार्मूला आता है। और आपको याद होगा 11वीं क्लास में जब आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी थी तो वहाँ पर एक लिमिटेशन थी कि एक फैक्टर जो h फैक्टर है बहुत बहुत छोटा है किससे, r से, जब जा करके आप ऊपर वाला वर्जन लगाते हो क्वेश्चन का। तो अब मैं दोनों आंसर बताता हूँ और ये भी बताता हूँ कौन सा सही है। ठीक है, तो g हाइट h = g 1 - अगर आप 2h/r रखते हो तो आपसे वेट पूछे तो m से आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, m से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। अर्थ के सरफेस पे वेट बॉडी का mg रहता है बाहर, तो ये 72 था। ठीक है, हाइट, अब कितनी हाइट ऊपर चले गए हो, r/2, तो r/2 मैंने यहाँ पे रख दी। तो r से r उड़ गया, 2 से 2 उड़ गया। बच्चे कहते हैं आंसर आया सर 0 न्यूटन। ठीक है, क्या मेरा सही है? तो मैं कहूँगा आपका आंसर गलत हो गया। क्यों बेटे? क्योंकि h कंपेरेबल है अब किससे, r से। ठीक है, r होता है 6400 किलोमीटर और आपको आंसर दिया 3200 किलोमीटर का। तो आप ये फार्मूला रखोगे तो गलत हो जाएगा। अगर आपको 200 किलोमीटर दे हाइट, 1000 किलोमीटर दे हाइट, तो आप कह सकते हो कि 6400 से तो बहुत कम है, तो हम ये फार्मूला लगा देते हैं। इसलिए यहाँ पे ये फार्मूला नहीं लगाएंगे। और ये एयरफोर्स का ही क्वेश्चन है आपका। अब राइट फार्मूला क्या लगाना है हमको, GH = r डिवाइड बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक है, mg से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। ये 72 न्यूटन दे रखा था, r की जगह r/2h की जगह r कॉमन आ रहा है, ऊपर से काट दिया मैंने, तो ये 72, ऊपर तो 1 बचा, नीचे क्या बना आपका 3/2। 3/2 का होल स्क्वायर करोगे तो 72, ये 2 का स्क्वायर जाएगा ऊपर और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये 8 पे गया तो बचा आ गया आपका 32 न्यूटन। एक्चुअल में आंसर क्या आता है व्यक्ति का आंसर आता है 32 न्यूटन। क्लियर है? तो ये था आपका सिंगल सा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यस कह रहा है इन ए रीजन, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में आपका विद्युत धारा विद्युत क्षेत्र आपका E = क्या है 0 है। तो आपको पूरे विभव का दूरी के साथ रिलेशन क्या होगा, पोटेंशियल विल वेरी द डिस्टेंस हाउ। ठीक है, तो ये एक सिंगल सा आपका डेरिवेशन है 12th क्लास का। और 12th क्लास में आपने पढ़ा था कि E और V के बीच में एक रिलेशन होता है, E = -dV/dr होता है, पढ़ा था।
थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। आपने ये पढ़ा था क्यू चार्ज रखा है और आपने एक पॉइंट ए ले लिया था और एक पॉइंट बी ले लिया। दो तरह के डेरिवेशन होते हैं, मेरे को नहीं पता कि आपके टीचर ने किस तरह से करवाया था इसको। तो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आप ले लिए डी आर, ये वी। आप जितना चार्ज की ओर जाओगे, आवेश की ओर जाओगे, वी बढ़ेगा तो v प्लस डी वी, तो आपका आंसर आता था E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। और ये नेगेटिव साइन ये बताता है जितना आप आवेश की ओर जाओगे आपका विभव क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अपोजिट डायरेक्शन में धकेलने की कोशिश करेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है E इक्वल टू जीरो, तो रख दो भाई E इज इक्वल टू जीरो, E इज इक्वल टू जीरो, देन माइनस डी वी बाई आर इक्वल टू जीरो, देन आप कहोगे डी वी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे सिर्फ डी वी है, मतलब चेंज इक्वल टू जीरो, मतलब ये आपका आप किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, आर पर निर्भर ही नहीं कर रहा। आप खुद सोचो, अब जर्नल साइंस लगा के देखते हैं हम इस क्वेश्चन पे। हम किसी क्षेत्र में हमारे पास आवेश ही नहीं है, इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो गया, हमारे पास यूँ हो जाएगा नेट आवेश हो सकता है पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया है, वहाँ पे जीरो हो गया। जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा वहाँ पे। क्लियर है? नहीं सॉरी, पोटेंशियल जीरो नहीं हो जाएगा, पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। और जब कोई चीज़ कांस्टेंट हो जाती है तो किसी चीज़ की वेरिएशंस पर निर्भर नहीं करती। मैंने एक चीज़ गलत बोल दी अभी कि ई के जीरो होने से वी जीरो हो जाएगा, नहीं, ई के जीरो होने से वी कांस्टेंट हो जाएगा ये। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, जबकि आपका होलो कंडक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, होलो कंडक्टर की अंदर से खोखला है, उसके अंदर ई जीरो होता है और वी क्या होता है आपका कांस्टेंट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, एक बेहद शानदार क्वेश्चन आपका, ये एफकेट में, सीडीएस में और आपका एनडीए में, तीनों एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। दैट्स वाई मैंने इस क्वेश्चन को पुटअप करा है कि एक अल्फा पार्टिकल बना होता है किससे। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल तो मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम इसका रीज़न भी जानेंगे बहुत सारा। तो मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। अल्फा पार्टिकल को हम हीलियम 4, ठीक है, 2 हीलियम 4 से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो उसके बाद क्या बनता है, हीलियम 4 प्लस 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कहता है कि एक हीलियम पार्टिकल में क्या है, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन की तो बात ही नहीं करी उसने। अब देखो, अब ये 4 आप किसी भी एलिमेंट को बताते हो तो नीचे जेड होता है, ऊपर ए होता है, ऊपर जो ए होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है, और नीचे जो जेड होता है वो ग्राउंड स्टेट में प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, मतलब ग्राउंड स्टेट में पहले इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो प्रोटॉन तो कितने हो गए, 2, प्रोटॉन 2 हो गए, तो P प्लस एन की मान आपको कितना दे रखा है, 4, तो एन का मान कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 2 हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 2 हैं, तो 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं किसमें, एक अल्फा पार्टिकल में। ठीक है, ये तो आपका जर्नल हुआ। अब अगर आगे बात करता हूँ मैं इसके ऊपर डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट होंगे अब यहाँ पे। सबसे पहली बात, जो अल्फा पार्टिकल होता है वो क्यों जनरेट होता है, तो उसका रीज़न है आपका क्या, अनस्टेबल होना एटम का। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है 12th क्लास में, 8th चैप्टर आता है एटम एंड न्यूक्लियाई, वहाँ पे एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको कि जब एक एटम अनस्टेबिलिटी की ओर जाता है, और उस अनस्टेबिलिटी की ओर कैसे जाता है, रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया था उसने। ठीक है, तो एन बाय जेड का ग्राफ होता है, एक एन बाय जेड का ग्राफ क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बीच का ग्राफ होता है। आप देखते पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट हैं आपके, ठीक है, उसमें से z इक्वल टू 83 तक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है आपको, जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हैं। तो कहते तो ये है कि न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, उनके बीच में कोई रिपल्सन फोर्स नहीं लगता। तो क्या होता है एक्चुअल में, कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं, म्यूजोन पार्टिकल हो गए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल हैं जो एटम को स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, और वहाँ पर वो जो फैक्टर इंक्लूड होता है उसकी वजह से ही एटम कहीं ना कहीं अनस्टेबल भी होता है। तो जैसे हम z इक्वल टू 83 को क्रॉस करते हैं तो n बाय जेड का रेशो 1 से ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये कर्व इसी चीज़ को बता रहा है, यहाँ पे n बाय जेड का रेशो 1 से ज़्यादा आना स्टार्ट हो गया। जैसे ही n जेड से बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं तो एटम क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी शो करने लग जाता है, और रेडियो एक्टिविटी के दौरान वो अपने में से
अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल्स को बाहर छोड़ना स्टार्ट करता है। ठीक है, जैसे एक लाइव एग्जांपल लेते हैं हम इसका, यूरेनियम 92 टू 235। ठीक है, 92 नंबर ऑफ प्रोटॉन है, 92 को इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या बचेगा 3 4 143। आप में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जब भी ध्यान से देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, दैट्स वाई आप क्या कहते हो यूरेनियम अनस्टेबल एलिमेंट है, Z इक्वल टू 92। और ये भी बोल सकता हूँ Z ग्रेटर देन इक्वल टू 83 के बाद मैक्सिमम एलिमेंट क्या होते हैं, रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। वो रेडियो एक्टिविटी कैसे शो करते हैं, जैसे ये एटम ले लिया हमने, न्यूक्लियस ऑफ एटम है ये आपका, ठीक है, किसी भी एटम का न्यूक्लियस, तो जब भी उसमें से एक अल्फा रेडिएशन निकलती है तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकालते हैं। ठीक है, 3 तरह के रेडियो एक्टिविटी के होते हैं। जब भी एक बीटा रेडिएशन निकलती है तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। गामा पार्टिकल जब निकलता है तो गामा पार्टिकल मतलब क्या होता है, जब आपका इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाता है, जब वो ग्राउंड स्टेट में वापस आता है तो उसी एनर्जी को इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, और वही रेडिएशन बनती है गामा रेडिएशन। ठीक है, आपको गामा रेडिएशन का आपका घर के आसपास कभी कोई टावर लग रहा है फोन का तो वहां पर लिखा होगा यूवी रेडिएशन एरिया। ठीक है, तो वहां पर भी इस तरह के पार्टिकल जनरेट होते रहते हैं। ठीक है, पार्टिकल जनरेट होने से मतलब ये नहीं कि अल्फा बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं वहां पे, नहीं, वहां पर हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इमिट होती रहती हैं। ठीक है, जो भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का पार्ट होती हैं। अब अगर बात करूं डिके के बारे में, तो एक पेरेंट न्यूक्लियर जब टूटता है, ओरिजिनल न्यूक्लियर टूटता है, तो बनने वाला न्यूक्लियर डॉटर न्यूक्लियर कहलाता है। और अल्फा पार्टिकल के निकलने के बाद आपका मास नंबर 4 कम होता है और एटॉमिक नंबर 2 कम होता है। इकलौता ऐसा डिके है जहां पर मास नंबर कम होता है। और देख लो इसमें भी कम नहीं हो रहा और इसमें। बीटा डिके 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है प्लस बीटा डिके और एक होता है माइनस बीटा डिके, पर बीटा डिके को इलेक्ट्रॉन के निकलने से ही बताते हैं। ठीक है, तो ये तो है आपका माइनस बीटा डिके, जब जेड में प्लस हो जाए तो वो माइनस बीटा डिके, और जब जेड में माइनस हो जाए 1 तो वो हो जाता है प्लस बीटा डिके। ठीक है, और गामा रेडिएशन पे ना ए पे फर्क पड़ता है ना जेड पे, ना मास नंबर पे ना एटॉमिक नंबर पे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि जो रेडियो एक्टिविटी होती है उसके पीछे का रीजन क्या होता है। रेडियो एक्टिविटी के पीछे का रीजन एन बाय जेड का रेशियो का डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम हैज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट ऑफ आर रेडियस। ठीक है, एक हाइड्रोजन परमाणु में आर त्रिज्या के कक्ष में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो आप लोगों ने ये भी सेम चैप्टर में पढ़ा होगा। देखिए इस तरह का मॉडल। ठीक है, कह रहा है जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड आर रेडियस में, तो अंदर की ओर एक बल लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ये किसकी वजह से लगता है, जो प्रोटॉन्स हैं उनकी वजह से लगता है। लगता किस पे है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विद्युत क्षेत्रीय बल, वो किसके बराबर होता है, कूलम के नियम के अनुसार हम बोल सकते हैं के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब कोई चीज़ सर्कल में घूम रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, तो उसके ऊपर अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल लगते हैं। हम मानने को कुछ भी मान सकते हैं, अभिकेंद्रीय भी मान सकते हैं और अपकेंद्रीय मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो दोनों में से कोई भी एक बल एक टाइम पर माना जा सकता है बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल कितना लगेगा, mv स्क्वायर बाय आर के बराबर लगेगा। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो तो क्या आ जाएगा कि, क्योंकि उसने बोला हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, मतलब z इक्वल टू क्या होगा 1, तो प्रोटॉन कितना 1, तो 1 रख दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना E, माइनस नहीं लिया क्योंकि नेगेटिव साइन सिर्फ उनके नेचर को बताता है, तो आर स्क्वायर, एक आर से एक आर उड़ गया। ठीक है, mv स्क्वायर इक्वल टू के ई स्क्वायर बाय आर। ठीक है, 2 से यहाँ हम डिवाइड कर दो और 2 से यहाँ डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ा, और ये बन गई इसकी गतिज ऊर्जा। किसके बराबर, के का मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर बाय 2r। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं चाहता तो डायरेक्ट रटवा सकता था इस क्वेश्चन को, पर रटने से कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता कभी भी। ठीक है, और अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट आ गया तो आप कभी उसको भूलते नहीं हो। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये तो गतिज ऊर्जा थी। आपसे अगर मैं पूछ लूं कि स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी का भी आपने फार्मूला पढ़ा है, के Q1 Q2 बाय आर होता है। ठीक है, अब
आपने ये भी पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी में अगर किसी कण के पास किसी जो आवेश होता है उसके पास चार्ज के पास अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखो, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखो। ठीक है, उसका भी रीज़न है, कभी बताएंगे उसको भी कि चलो मैं बता ही देता हूँ। जब आप एक पॉजिटिव चार्ज को लाते हो तो अलग साइन आता है और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को लाओगे तो फोर्स बाहर की ओर तरफ लगेगा उस पर, नेगेटिव चार्ज को लाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अंदर की ओर लगता है, इसलिए वो साइन अलग अलग बदल जाते हैं। हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल पे चार्ज कितना E और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना -E डिवाइड बाय R, तो आंसर आया ke² बाय R माइनस का, तो फिर मैं यूँ बोल सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E² बाय R नेगेटिव साइन। ठीक है, और अगर आपसे टोटल एनर्जी पूछ ले, कुल ऊर्जा पूछ ले उसका, तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा कर देना। ठीक है, निकाल लोगे आई होप इसको आप। मैंने दोनों फार्मूले आपके आगे रख दिए हैं। इसके नीचे क्या आता है आपका R आता है। ठीक है, तो गाइज ये थे आपके आज के 5 क्वेश्चंस। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, इनमें से 2 क्वेश्चन मेरे को डाउट की फॉर्म में बच्चों ने पूछे थे, दैट्स वाई मैंने उसको यहाँ पे डिस्कस करा आप सभी के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे फेसबुक ग्रुप में उन क्वेश्चंस को सेंड कर सकते हैं, वहाँ पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को और भी बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। मैक्सिमम बच्चे वो हैं जो इस वक्त एयरफोर्स, नेवी, NDA, CDS की तैयारी खुद कर रहे हैं। ठीक है, ताकि वो आपको गाइड भी कर सकते हैं किस पैटर्न पे क्वेश्चन एक्चुअल में आता है, किस पैटर्न पे एक्चुअल में क्वेश्चन नहीं आता। प्लस अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इनको लाइक करा करें, शेयर करा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, साथ में अपने उन दोस्तों के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें जिनको इन वीडियोस की एक्चुअल में नीड है। ठीक, ये वीडियोस आपको डेली मॉर्निंग में मिल जाती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,